नमस्कार, स्वागत है आप सभी का व्हील पॉइंट एजुकेशन पर। आज हम पढ़ेंगे भारत की नदियों के बारे में। भारत की नदियों को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कौन सी नदी किस स्थान से उद्गमित होती है या उद्गम स्थान कौन सा है, उनके किनारे कौन सा शहर उपस्थित है और उन पर कौन कौन सी परियोजनाएं उपस्थित हैं, ये सभी पॉइंट हम आज के लेक्चर में देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे सिंधु जलतंत्र, गंगा जलतंत्र, ब्रह्मपुत्र जलतंत्र और दक्षिण भारत की नदियाँ। आज हम केवल सिंधु जलतंत्र, उसकी सहायक नदियाँ, उन पर जो भी बांध उपस्थित हैं, उनके किनारे जो भी शहर हैं और उनकी जो भी सहायक नदियाँ हैं और उनसे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सभी को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आई होप आज के लेक्चर के बाद, आज की वीडियो के बाद आपको कहीं से भी सिंधु जलतंत्र के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आइए शुरू करते हैं। भारत की नदियाँ। उत्पत्ति एवं जल की मात्रा के आधार पर भारत की नदियों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वो कौन कौन से हैं? पहला है हिमालयी नदियाँ और दूसरा है दक्षिण भारत की नदियाँ। आइए शुरू करते हैं हिमालयी नदियों से। किन नदियों को हिमालयी नदियाँ कहते हैं? सीधी सी बात है, जिनकी उत्पत्ति हिमालय से होती है। जिन नदियों की उत्पत्ति हिमालय से होती है, वर्ष भर बर्फ पिघलने के कारण इनमें हमेशा पानी उपस्थित रहता है, इसलिए इन्हें सदाबहार नदी या बारहमासी नदी भी कहते हैं। अर्थात वे नदियाँ जिनकी उत्पत्ति हिमालय से होती है तथा जिनमें वर्ष भर पानी उपस्थित रहता है, और हिमालयी नदियों को सदाबहार नदियाँ भी कहते हैं। तो यहाँ से हमें क्या पॉइंट पता चला कि सदाबहार नदियों की उत्पत्ति कहाँ से होती है? सदाबहार नदियों की उत्पत्ति हिमालय से होती है। और एक पॉइंट यहाँ पर आया, वर्ष भर बर्फ पिघलती है, यानी कि हिमालय पर अत्यधिक बर्फ उपस्थित है। तो वे स्थान जहाँ पर विशालकाय बर्फ पाई जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं हम ग्लेशियर। वह स्थान जहाँ पर विशालकाय बर्फ पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे बोलते हैं ग्लेशियर। इसके बाद हिमालयी नदियाँ। कौन कौन सी नदियाँ हिमालयी नदियाँ हैं या हिमालयी नदियों में कौन कौन सी नदी शामिल है? इनमें प्रमुख हैं सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी, सतलज, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, रामगंगा, गंडक, कोसी, घाघरा और गोमती। इन सभी नदियों को हिमालयी नदियाँ कहते हैं। यहाँ पर गोमती नदी अपवाद है। अपवाद क्यों है? नोट में हमने लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। गोमती नदी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से निकलती है। इसकी उत्पत्ति, गोमती नदी की उत्पत्ति हिमालय से नहीं होती। इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है? इसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के फुलहर झील से होती है। इसमें वर्ष भर पानी तो रहता है, अर्थात ये सदाबहार नदी तो है लेकिन हिमालयी नदी नहीं है, इसलिए यहाँ पर ये अपवाद है। इन सभी नदियों को एक एक करके हम पढ़ेंगे। इससे पहले थोड़ा देख लेते हैं दक्षिण भारत की नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियों को और अलग अलग नाम से जाना जाता है। वे कौन कौन से हैं? दक्षिण भारत की नदियाँ, प्रायद्वीपीय नदियाँ, बरसाती नदियाँ या मौसमी नदियाँ। दक्षिण भारत की नदियों को इन सभी नामों से जाना जाता है। इन्हें मौसमी नदी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनमें केवल वर्षा का जल उपस्थित होता है। यदि वर्षा होती है तो इन नदियों में जल उपस्थित होता है, अन्यथा अत्यधिक मात्रा में इनमें जल उपस्थित नहीं रहता। इनमें कौन कौन सी नदियाँ प्रमुख हैं? दक्षिण भारत की कौन कौन सी नदियाँ हैं? इसमें प्रमुख हैं महानदी, गोदावरी, कृष्णा नदी, नर्मदा, ताप्ती, दामोदर नदी, स्वर्णरेखा नदी, पन्नार, बैतरणी और कावेरी। ये सभी नदियाँ दक्षिण भारत की नदियाँ या प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कावेरी नदी और ये हमने अपवाद लिखा हुआ है। जैसे गोमती नदी था, गोमती नदी बारहमासी नदी तो थी लेकिन हिमालयी नदी उसको नहीं बोलते क्योंकि उसकी उत्पत्ति हिमालय से नहीं होती। इसी तरीके से यहाँ पर कावेरी नदी भी अपवाद है। क्यों? क्योंकि कावेरी नदी में ऐसा नहीं होता जैसे बाकी सभी नदियाँ हैं कि वर्षा का जल उपस्थित होगा तो तभी इसमें जल उपस्थित होगा। ये एक बारहमासी नदी है। ये बारहमासी नदी क्यों है? क्योंकि इसमें लौटता हुआ मानसून और आता हुआ मानसून, इसकी लोकेशन कुछ इस प्रकार है कि लौटता हुआ मानसून और आता हुआ मानसून, इन दोनों के कारण जो वर्षा होती है उसका जल इस नदी में उपस्थित रहता है, इसलिए इसे बारहमासी नदी भी कहते हैं। जैसे हमने आपको बताया था कि हम इस वीडियो में, इस क्लास में सिंधु जल तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम गंगा जल तंत्र और उसके बाद ब्रह्मपुत्र जल तंत्र और दक्षिण भारत की नदियों को डिस्कस करेंगे।
तो सिंधु जल तंत्र में कौन कौन सी नदियां हैं, उन सभी नदियों को एक एक करके हम पढ़ते हैं। कौन सी नदी पर कौन सी परियोजना है, उन पर कौन सा बांध है, उनका उद्गम स्थान, लंबाई, सहायक नदी, और उससे अलग कोई भी अगर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सभी कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सिंधु नदी। सिंधु नदी 3 देशों से होकर बहती है। वे कौन कौन से हैं? चीन, भारत और पाकिस्तान। इन तीनों देशों से होकर सिंधु नदी बहती है। सिंधु नदी भारत के किस क्षेत्र से होकर प्रवाहित होती है? यह है भारत का केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख। सिंधु नदी केवल भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर प्रवाहित होती है, लद्दाख से होकर बहती है। सिंधु नदी पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। अगर आपसे कोई पूछता है कि सिंधु नदी किस देश की सबसे लंबी नदी है या पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है सिंधु नदी। इसके और पॉइंट्स देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थान। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थल है वो है तिब्बत में मानसरोवर झील। अभी हम मैप में लोकेशन देखेंगे, एग्जैक्ट लोकेशन मैप से हमको पता चलेगा। यहाँ पर मैं रिपीट करता हूँ कि हमने यहाँ पर 2 इमेज को यूज किया है। एक इमेज जो कि आपको समझाने के लिए यूज़ होगी और दूसरा आप नोट्स में अपने मेंशन कर सकते हैं, आपकी सुविधा के लिए उसको बनाया गया है। सिंधु नदी की जो लंबाई है वो है 2880 किलोमीटर। 2880 किलोमीटर लंबाई बहुत कम एग्जाम्स में पूछी जाती है, लेकिन फिर भी हमने मेंशन किया है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं? शोक नदी, सतलज नदी, रावी नदी, चेनाब और झेलम। ये सभी सिंधु की सहायक नदियों में शामिल है। इसके किनारे लेह शहर उपस्थित है। इसके दाएं तट पर, सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह शहर उपस्थित है। तो आप यहाँ पर ये सोच रहे होंगे कि दायां तट कैसे पता चला? जैसे मान लें कि ये नदी है, ये इस डायरेक्शन में फ्लो होती है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में हम चलते हैं तो राइट कौन सा है? राइट हो गया ये, और लेफ्ट हो गया ये, यानी कि सिंधु नदी के इस ओर लेह शहर उपस्थित है, ठीक है। और एक पॉइंट हम और आपको बता दें, जो लेह शहर है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। अगर आपसे पूछता है कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो लेह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला है। तो इसकी एग्जैक्ट लोकेशन देखते हैं। ये फिगर आपको समझाने के लिए बनाई गई है, ये और ये आप अपने नोट्स में इसे मेंशन कर लेंगे। जैसे मान लिया ये मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील से सिंधु नदी निकलती है और सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह शहर उपस्थित है। सिंधु नदी के दाएं तट पर लेह शहर उपस्थित है और लेह शहर के बाद थोड़ा आगे चलने के बाद यहाँ पर शोक नदी इसके दाएं तट से ही आकर मिलती है, इसके दाएं ओर से ही शोक नदी आकर इसमें मिलती है। और इंडिया को क्रॉस करने के बाद, भारत को क्रॉस करने के बाद ये कहाँ? पाकिस्तान में प्रवेश करती है और अरब सागर में अपना डेल्टा बनाती है। शोक नदी काराकोरम पर्वत और लद्दाख पर्वत, इन दोनों पर्वतों के बीच से होकर बहती है। शोक नदी काराकोरम पर्वत और लद्दाख पर्वत, के मीन्स काराकोरम, एल मीन्स लद्दाख। इसी तरह जो सिंधु नदी है वो लद्दाख पर्वत और जास्क पर्वत, जब हम पर्वतों के बारे में पढ़ेंगे विस्तार से वहाँ पर देख लेंगे हम, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन थोड़ा देखते हैं। ये यहाँ से आप समझ सकते हैं, ये है मानसरोवर झील, नेपाल के उत्तर में उपस्थित है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील उत्तर में उपस्थित है, नेपाल के उत्तर में, या ऐसे कह सकते हैं कि चाइना के दक्षिण में उपस्थित है, तिब्बत में। तिब्बत चाइना का एरिया है, जानते हैं आप सभी। तो यहाँ से मानसरोवर से निकलती है सिंधु नदी और लद्दाख में ये जो रीजन है, ये सभी, ये सारा कुछ लद्दाख में ही आता है। ये जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश से इसका कोई मतलब नहीं है, ये केवल लद्दाख से प्रवाहित होती है। मानसरोवर झील से निकलती है और लद्दाख में एंटर होती है, लद्दाख और जास्क पर्वत के बीच से होती हुई इसके दाएं तट पर लेह शहर उपस्थित है और इससे थोड़ा आगे जाने के बाद इसके दाएं ओर से इसमें शोक नदी आकर मिलती है, जो कि काराकोरम और लद्दाख पर्वत के बीच से होकर बहती है। और उसके बाद भारत को क्रॉस करने के बाद ये पाकिस्तान में प्रवेश करती है। पाकिस्तान की यह सबसे लंबी नदी है और अरब सागर में अपना डेल्टा बनाती है। आई होप यहाँ तक आपको सिंधु नदी के बारे में सभी कुछ समझ आया होगा। इससे रिलेटेड एक पॉइंट और है, आपको एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है। यहाँ पर मेंशन किया गया है के काराकोरम, एल मीन्स लद्दाख, जे मीन्स जास्क, अभी बताया आपको। यहाँ पर जैसे हमने कहा था कि सिंधु नदी पाकिस्तान को क्रॉस करने के बाद अरब सागर में अपना डेल्टा बनाती है, तो यहाँ पर एक वर्ड आया डेल्टा। डेल्टा क्या होता है? तो आइए डेल्टा के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा। डेल्टा
नदी जहाँ महासागर से मिलती है, नदी जहाँ महासागर से मिलती है उस जगह नदी द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी के कारण नदी की धारा कई धाराओं में बट जाती है। नदी की धारा कई धाराओं में बट जाती है, उस त्रिभुजाकार क्षेत्र को डेल्टा कहते हैं। फिगर से आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। देखते हैं, जैसे ये नदी है, जब ये सागर से अरब सागर, सागर से महासागर से या किसी भी क्षेत्र से जहाँ पर ये खत्म होती है, जो इसका मुहाना है, वहाँ पर अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और ये त्रिभुजाकार आकृति का निर्माण करती है। ये जो क्षेत्र है इसे क्या बोलते हैं? डेल्टा। ठीक है, या ऐसे आसान भाषा में समझ सकते हैं कि जब नदी सागर से मिलती है तो अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग धाराओं में डिवाइड हो जाती है। अलग अलग धाराओं में डिवाइड होने के बाद त्रिभुजाकार आकृति जो बनती है उसे बोलते हैं डेल्टा। अब ये तो हुआ डेल्टा। अब कुछ नदी ऐसे भी होंगी जो डेल्टा का निर्माण नहीं करती, और जब डेल्टा का निर्माण नहीं करती तो उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं एस्चुरी। एस्चुरी क्या होता है? आइए डेफिनेशन देखते हैं एस्चुरी के बारे में। एस्चुरी क्या है? सागर तट पर स्थित, सागर तट पर स्थित आधा बंद खारे पानी का वह क्षेत्र जहाँ नदियाँ ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है। जहाँ पर नदियों का ताज़ा पानी समुद्र के खारे पानी के साथ मिलता है उसे क्या बोलते हैं? एस्चुरी। इसमें कौन कौन सी नदियाँ हैं? नर्मदा, ताप्ती, मांडवी। डेल्टा बनाने वाली नदियाँ कौन कौन सी हैं? डेल्टा बनाने वाली नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा। ऐसे ही एस्चुरी बनाने वाली नदी कौन कौन सी हैं? ये हैं नर्मदा, ताप्ती, मांडवी आदि। ये सभी नदियाँ क्या बनाती हैं? एस्चुरी। एस्चुरी क्या होता है? आप देख सकते हैं, जैसे नदी आती है यहाँ से और वो किसी अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड नहीं होती, एक ही पार्ट में आती है, एक ही धारा के साथ आती है और उसी धारा के साथ समुद्र से, सागर से या महासागर से मिल जाती है। तो इस प्रकार की नदियाँ किसका निर्माण करती हैं? एस्चुरी का निर्माण करती है। सिंधु नदी से रिलेटेड एक पॉइंट और है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। जैसे हमने आपको बताया कि भारत से होकर बहती है और पाकिस्तान में भी प्रवेश करती है। भारत में सिंधु नदी का बहुत कम पार्ट प्रवाहित होता है। सिंधु नदी का बहुत कम पार्ट, सिंधु नदी को लेकर 1960 ईस्वी में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ था, जिसे सिंधु जल समझौते के नाम से भी जानते हैं। क्या हुआ था इस समझौते में? चूंकि सिंधु नदी का बहुत कम पार्ट भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से होकर बहता है, इसका ज़्यादातर हिस्सा जो है पाकिस्तान से प्रवाहित होता है। तो इस समझौते में कहा गया था कि भारत इस नदी का केवल 20% भाग यूज करेगा। यानी कि सिंधु नदी का 20% पानी कौन यूज करता है? भारत यूज करता है। और 80% जो जल है, 80% जो भाग है वो कौन यूज करता है? वो पाकिस्तान यूज करता है। कभी कभी पूछ लेता है कि सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो आप बता देंगे 1969 में। और किन किन देशों के बीच हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान। ठीक है, तो सिंधु नदी से रिलेटेड ये सभी कुछ पॉइंट थे। इससे ज़्यादा पॉइंट कभी भी एग्जाम में ना तो पूछे गए हैं ना पूछे जाएंगे आगे कभी भी। इसके बाद हम पढ़ते हैं झेलम नदी। झेलम नदी, झेलम नदी में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है? इसका उद्गम स्थल, लंबाई, सहायक नदी, किनारे उपस्थित शहर, परियोजना। जितनी भी नदियाँ हैं सभी नदियों को हम इसी प्रकार पढ़ेंगे। हम दो फिगर का यूज करेंगे, पहली समझने के लिए और दूसरा आपके नोट्स के लिए जो भी बेनिफिट देगी। तो आइए शुरू करते हैं। झेलम नदी। झेलम नदी भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से बहती है। केवल जम्मू कश्मीर है, सिंधु नदी केवल लद्दाख से होकर बहती है। और इसी तरह झेलम नदी केवल केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से होकर प्रवाहित होती है। जम्मू कश्मीर से प्रवाहित होती है तो इसका मतलब इसका जो उद्गम स्थान है वो भी जम्मू कश्मीर में उपस्थित होगा। आइए देखते हैं उद्गम स्थान। उद्गम स्थान है शेषनाग झील, जो कि जम्मू कश्मीर में ही है। इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर। झेलम नदी की लंबाई 725 किलोमीटर है। इसकी जो सहायक नदी है वो है किशन गंगा। सिंधु नदी की सहायक नदी कौन सी थी? शोक नदी। इसकी जो सहायक नदी है वो है किशन गंगा। इसके किनारे उपस्थित शहर कौन सा है? श्रीनगर। सिंधु नदी के किनारे उपस्थित शहर कौन सा था? लद्दाख। इस पर जो परियोजना है वो है तुलबुल परियोजना। देखिए दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है बांध और एक होता है परियोजना। बांध क्या होता है? बांध का अर्थ होता है कि बांध जिस क्षेत्र में, जिस नदी पर या फिर जिस झील पर यह बनाया जाता है उससे केवल एक पर्टिकुलर क्षेत्र को लाभ होता है। लेकिन परियोजना का क्या होता है? केवल पर्टिकुलर क्षेत्र को लाभ नहीं होता, उससे एक से ज़्यादा स्टेट या बहुत सारे क्षेत्रों को लाभ होता है। तो इसलिए इसे नाम दिया जाता है परियोजना। आई होप आपके समझ में आया होगा।
इसके बाद इसमें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देखते हैं। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है तथा श्रीनगर शहर के बाद वुलर झील में गिरती है। झेलम नदी भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है तथा सीमा बनाने के बाद पाकिस्तान में जाती है और चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है। आपको थोड़ा अटपटा लग रहा होगा, लेकिन इसको हम मैप में देखते हैं तो आपको समझ आएगा। आइए, ये यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये है शेषनाग झील। ये जो एरिया है ये इतना, ये जम्मू कश्मीर है। वुलर झील, शेषनाग झील, श्रीनगर और तुलबुल परियोजना ये सभी जम्मू कश्मीर में ही उपस्थित हैं। देखते हैं, झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है, शेषनाग झील से निकलती है और शेषनाग झील से निकलने के बाद इस पर श्रीनगर शहर है और श्रीनगर शहर के बाद फिर ये वुलर झील में जाकर गिरती है। वुलर झील के बाद थोड़ा आगे जाने के बाद इसके दाएं ओर से इसमें किशन गंगा आकर मिलती है। किशन गंगा, जैसे आपने देखा होगा हमने शोक नदी का उद्गम स्थल आपको नहीं बताया था, किशन गंगा का भी हम आपको उद्गम स्थल नहीं बता रहे क्योंकि इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो शेषनाग झील से झेलम नदी निकलती है, इसके बाद श्रीनगर शहर इसके किनारे उपस्थित है, वुलर झील में गिरती है। वुलर झील के बाद इसके दाएं ओर से किशन गंगा नदी आकर मिलती है और इस किशन गंगा के बाद इस पर एक परियोजना बनाई गई है, तुलबुल परियोजना, जो कि जम्मू कश्मीर में ही उपस्थित है। और तुलबुल परियोजना के बाद झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती हुई पाकिस्तान में चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है। चेनाब नदी यहाँ से आती है, चेनाब नदी पंजाब से होते हुए, और यहाँ झेलम नदी सीमा आकर मिल जाती है और चेनाब नदी में ही नीचे से रावी नदी आकर मिलती है। पढ़ेंगे हम इसके बारे में आगे। ये शायद आपको बनाने में थोड़ा टिपिकल लगे, आप अपने नोट्स में ये बना सकते हैं, याद रहेगा आपके। शेषनाग झील, यहाँ से झेलम नदी निकलती है और इसके किनारे पर कौन सा शहर उपस्थित है, श्रीनगर शहर इसके किनारे पर उपस्थित है। उसके बाद वुलर झील, वुलर झील के बाद इसमें किशन गंगा आकर मिलती है। किशन गंगा के बाद इस पर एक परियोजना बनाई गई है, तुलबुल परियोजना, भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है और सीमा बनाने के बाद पाकिस्तान में चेनाब नदी से आकर मिल जाती है। ठीक है, आई होप आपकी समझ में आया होगा। इसके बाद पढ़ते हैं हम चेनाब नदी। चेनाब नदी भारत में हिमाचल प्रदेश राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। चेनाब नदी भारत के हिमाचल प्रदेश राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से होकर बहती है। मैप में इसकी लोकेशन हम अभी देखेंगे। इसका जो उद्गम स्थान है वो है चंद्र नदी और भागा नदी बारालाचा दर्रे में आकर मिलती हैं। चंद्र नदी और भागा नदी, ये दोनों नदी बारालाचा दर्रे में आकर मिलती हैं और मिलने के बाद चेनाब नदी का निर्माण करती है। कैसे, अभी देखेंगे हम। इसकी जो लंबाई है वो है 960 किलोमीटर और इस पर जो परियोजना बनाई गई है वो परियोजना है दुलस्ती परियोजना, जो कि जम्मू कश्मीर में उपस्थित है। यह नदी हिमाचल और कश्मीर से होकर तो प्रवाहित होती है, लेकिन इस पर जो दुलस्ती परियोजना है वो कहाँ पर बनाई गई है, वो जम्मू कश्मीर में बनाई गई है। पाकिस्तान के बहावलपुर में चेनाब नदी सतलज से आकर मिलती है, यानी कि सतलज नदी चेनाब से कहाँ पर मिलती है, बहावलपुर में। मैप में अभी हम देखेंगे, यहाँ से आप इसको समझ सकते हैं और नोट्स में आप ये मेंशन कर लेंगे, ये आपके लिए इजी होगा। ये चंद्र नदी है, चंद्र और भागा ये दोनों नदी आकर मिलती है कहाँ, बारालाचा दर्रे में। बारालाचा दर्रे में मिलने के बाद जिस नदी का निर्माण होता है वो है चेनाब नदी और इस पर फिर एक परियोजना बनाई गई है दुलस्ती परियोजना, जो कि कहाँ पर उपस्थित है, जम्मू कश्मीर में उपस्थित है। और उसके बाद फिर ये नदी भारत को क्रॉस करते हुए कहाँ प्रवेश करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फिर यहाँ से सतलज नदी आती है। सतलज नदी से मिल जाती है कहाँ पर, बहावलपुर में। ठीक है, अब इसको थोड़ा मैप में देख लेते हैं। ये हिमाचल प्रदेश में उपस्थित हैं चंद्र नदी और भागा नदी। ये दोनों नदियाँ हिमाचल प्रदेश में उपस्थित बारालाचा दर्रे में मिलती है और मिलने के बाद जिस नदी का निर्माण करती है वो नदी है चेनाब। चेनाब नदी का निर्माण करती है। जम्मू कश्मीर में प्रवेश करने के बाद जम्मू कश्मीर में इस पर एक परियोजना है दुलस्ती परियोजना और फिर ये जम्मू कश्मीर को क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद ये सतलज नदी से आकर मिल जाती है। और जिस क्षेत्र में चेनाब नदी सतलज नदी से मिलती है उस क्षेत्र का नाम क्या है, बावलपुर। आई होप आपकी समझ आ गया होगा। आप ये आसानी से देख सकते हैं मैप, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, HP थोड़ा छोटा छोटा लिखा हुआ है। ठीक है, केवल हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर से प्रभावित होती है। इसके बाद है रावी नदी। रावी नदी के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। रावी नदी,
आइए रावी नदी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सभी हम देखते हैं, इसके बाद हम इसको मैप में देखेंगे। रावी नदी, रावी नदी हिमाचल के रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी नदी हिमाचल के रोहतांग दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब से होते हुए पाकिस्तान के झांग के निकट चेनाब में आकर मिल जाती है। जैसे हमने इससे पहले देखा था बारालाचा दर्रा और रोहतांग दर्रे क्या होते हैं। अगर डेफिनेशन के हिसाब से हम देखें, दो पर्वतों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे हम दर्रा बोलते हैं। दो पर्वतों के बीच का क्षेत्र, ठीक है, उसे बोलते हैं दर्रा। तो जो रावी नदी है, रावी नदी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रा उपस्थित है उससे निकलती है और हिमाचल और पंजाब से होते पाकिस्तान के झांग क्षेत्र में चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है। रावी नदी उद्गम स्थल रोहतांग दर्रा, लंबाई 720 किलोमीटर और इसके किनारे लाहौर शहर उपस्थित है। आप सभी लाहौर शहर से परिचित होंगे, जाना माना शहर है लाहौर पाकिस्तान का। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि लाहौर शहर किस नदी के किनारे है, तो रावी नदी, ठीक है। इसको मैप में थोड़ा देख लेते हैं। जैसे हमने अभी देखा कि हिमाचल और पंजाब से होकर प्रवाहित होती है। यह है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में यहाँ पर उपस्थित है रोहतांग दर्रा, ये यहाँ से निकलती है रावी नदी और हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करने के बाद पंजाब में एंटर होती है और पंजाब के बाद फिर पाकिस्तान में एंटर होती है और पाकिस्तान में जब ये एंटर होती है तो इसके किनारे कौन सा शहर उपस्थित है, लाहौर शहर। और लाहौर शहर को क्रॉस करने के बाद फिर ये चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है, जो कि यहाँ से आती है चेनाब नदी, ठीक है। किससे आकर मिल जाती है, चेनाब नदी से मिल जाती है। और जिस क्षेत्रफल मिलती है उस क्षेत्र का क्या नाम है, झांग, यानी कि झांग क्षेत्र में आकर चेनाब नदी से मिल जाती है। आप अपने नोट्स में ये फिगर मेंशन कर सकते हैं, इजी है बहुत। रोहतांग दर्रे से निकलती है रावी नदी, किस किस स्टेट में प्रवाहित होती है, हिमाचल और पंजाब। और इसके बाद पाकिस्तान में जब ये एंटर करती है, भारत को क्रॉस करने के बाद इसके किनारे पर लाहौर शहर उपस्थित है और रावी नदी चेनाब से जाकर मिल जाती है, यानी कि रावी नदी चेनाब की सहायक नदी है। इस तरीके से भी हम इसको याद रख सकते हैं, रावी नदी चेनाब की सहायक नदी है। इससे ज़्यादा इसमें कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, इस पर कोई इंपॉर्टेंट परियोजना भी नहीं है। इसके बाद हम देखेंगे सतलज नदी, ये थोड़ा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसमें पॉइंट भी कुछ ज़्यादा है तो थोड़ा ध्यान से देखेंगे। सतलज नदी राकस्ताल झील से निकलती है और सिंधु के समांतर बहती है। सिंधु नदी के समांतर बहती है। कैसे बहती है समांतर, अभी हम मैप में देखेंगे। ये 3 देशों से प्रवाहित होती है। कौन कौन से, तिब्बत जो कि चाइना, भारत और पाकिस्तान। तिब्बत, भारत और पाकिस्तान, इन 3 देशों से प्रवाहित होती है। कौन सी नदी, सतलज नदी। सतलज नदी भारत में हिमाचल प्रदेश तथा पंजाब से होकर बहती है। सतलज नदी भारत में हिमाचल प्रदेश और पंजाब से होकर बहती है। इससे पहले जो रावी नदी थी वो भी हिमाचल और पंजाब से होकर ही बहती है। इससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। उद्गम, सहायक नदी, लंबाई। इसका जो उद्गम है राकस्ताल झील, अभी हमने डिस्कस किया। इसकी सहायक नदी है व्यास नदी और चेनाब नदी। हमने बताया था कि सतलज नदी चेनाब से आकर मिलती है, ठीक है, और कहाँ पर, बहावलपुर में आकर मिलती है, याद होगा आप सभी के। इसकी 2 सहायक नदियाँ हैं, व्यास और चेनाब। इसकी जो लंबाई है 1450 किलोमीटर। इस पर 2 परियोजना है, भाखड़ा नागल बांध और हरिके परियोजना। भाखड़ा और नागल, ये 2 परियोजनाएं हैं। मैं आपको बता दूं, भाखड़ा और नागल के बीच में 13 किलोमीटर का अंतर है, यानी कि भाखड़ा बांध नागल बांध से 13 किलोमीटर की दूरी पर उपस्थित है, लेकिन इसे एक साथ पढ़ा जाता है। भाखड़ा नागल बांध परियोजना हिमाचल प्रदेश में उपस्थित है और हरिके पंजाब में उपस्थित है। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर, हरिके जो है वो पंजाब में उपस्थित है, पीजे ये आप लिख सकते हैं। हरिके क्षेत्र जो है, हरिके बांध हरिके क्षेत्र में उपस्थित है और पंजाब में है, हिमाचल में नहीं है, गलत लिखा हुआ है, सॉरी इसके लिए। इसके बाद सतलज नदी भारत के पंजाब राज्य से होते हुए पाकिस्तान के बहावलपुर, अभी हमने डिस्कस किया था, जाकर मिलती है। बहावलपुर में चेनाब से जाकर मिलती है। चेनाब नदी से मिलने से पहले पंजाब के हरिके क्षेत्र में व्यास नदी सतलज से आकर मिलती है। ये आपको मैप से समझ आ जाएगा, ध्यान रखेंगे ये पॉइंट। चेनाब नदी से पहले पंजाब के हरिके क्षेत्र में व्यास नदी सतलज से आकर मिलती है। मैप में इसको हम देखते हैं। 2 मैप आपके लिए यूज़ किए गए हैं, ये समझने के लिए और ये जो आप बना सकते हैं अपने नोट्स में। पहले थोड़ा मैप से देख लेते हैं। ये लद्दाख है। इसके बाद राकस्ताल झील।
राकस्ताल झील जो है मानसरोवर झील के निकट उपस्थित है। ये दोनों झीलें तिब्बत में ही उपस्थित हैं, राकस्ताल और मानसरोवर। हमने आपको बताया था कि मानसरोवर झील से कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी, जो कि इस तरीके से प्रवाहित होती हुई पाकिस्तान में एंट्री करती है। ठीक है, और इसी के पास उपस्थित है राकस्ताल झील। जैसे हमने देखा कि मानसरोवर झील से सिंधु नदी और यहाँ से कौन सी सतलज नदी एक साथ निकलती है, तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर है। हमने बताया था आपको कि ये दोनों एक दूसरे के समांतर प्रवाहित होती है। तो सतलज नदी देखते हैं। सतलज नदी राकस्ताल झील से निकलती है और राकस्ताल झील से निकलने के बाद जब ये भारत में एंटर करती है तो किसके थ्रू, यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में जो सिपकिला दर्रा उपस्थित है तिब्बत और भारत की सीमा पर, यहाँ से सतलज नदी भारत में एंटर होती है और सिपकिला दर्रे से हिमाचल में प्रवेश करने के बाद गोविंद सागर जलाशय में प्रवेश करती है। यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में गोविंद सागर जलाशय उपस्थित है, गोविंद सागर जलाशय। और इसी गोविंद सागर जलाशय पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। गोविंद सागर जलाशय पर ही भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश में उपस्थित है। और हिमाचल प्रदेश को क्रॉस करने के बाद फिर ये नदी पंजाब के हरी के क्षेत्र में पहुंचती है। हरी के क्षेत्र में ही इसमें व्यास नदी आकर मिलती है। हरी के क्षेत्र में इससे व्यास नदी आकर मिलती है। व्यास नदी कहाँ से निकलती है? व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है। व्यास नदी के बारे में थोड़ा हम और देख लेंगे। व्यास नदी व्यास कुंड से निकलती है और हमने आपको बताया था रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। जो रोहतांग दर्रा है वो व्यास कुंड के ही यहाँ पर थोड़ा ऊपर उपस्थित है, यहाँ से निकलती है रावी नदी। ये हमने पढ़ लिया था। तो हरी के क्षेत्र में एक बांध बनाया गया है जहाँ पर व्यास नदी और सतलज नदी दोनों एक दूसरे के साथ मिलती है। हरी के बांध, व्यास नदी और सतलज नदी का जो संगम है, जो मीटिंग पॉइंट है, वहाँ पर हरी के बांध बनाया गया है। और हरी के बांध से एक नहर को निकाला गया है, इंदिरा गांधी नहर। इसे राजस्थान नहर के नाम से भी जानते हैं। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे बड़ी नहर है और इसका जो अधिकतम हिस्सा है वो राजस्थान में प्रवाहित होता है। इसके बारे में भी हम थोड़ा देखेंगे। पहले सतलज नदी पर कंसंट्रेट करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, हरी के बांध से फिर ये नदी पंजाब से होते हुए कहाँ एंटर करती है? पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है। यहाँ चेनाब नदी, ये स्थान है बहावलपुर। बहावलपुर में मिलने के बाद ये नदी, जिस नदी का निर्माण करते हैं उस नदी को अलग से नाम दिया गया है। उसे नाम दिया गया है पंचनद। पंचनद क्यों नाम दिया गया इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी। तो आई होप आपके समझ में यहाँ तक आया होगा। आप अपने नोट्स में ये मेंशन कर सकते हैं, ये अगर आपको थोड़ा टिपिकल लगे। राकस्ताल झील से सतलज नदी निकलती है और हिमाचल प्रदेश, सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश से होते हुए भारत में एंटर करती है। इसके बाद गोविंद सागर जलाशय में गिरती है, जिस पर भाखड़ा नागल बांध बनाया गया है। भाखड़ा नागल बांध के बाद जब ये पंजाब में प्रवेश करती है तो पंजाब के हरी के क्षेत्र में हरी के बांध बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? उस पर जहाँ व्यास नदी सिंधु नदी से आकर मिलती है, वहाँ पर हरी के बांध बनाया गया है। व्यास नदी कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से निकलती है। यहाँ पर लिखा हुआ है HP मीन्स हिमाचल प्रदेश, PJ मीन्स पंजाब। और हरी के बांध से ही एक नहर निकाली गई है, जो सी इंदिरा गांधी नहर के नाम से जानी जाती है। इसे राजस्थान नहर भी कहते हैं। और हरी के बांध को क्रॉस करने के बाद ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में फिर किस नदी से आकर मिल जाती है? यहाँ चेनाब नदी, बावलपुर। और चेनाब नदी के बाद किस नदी से मिल जाती है? सिंधु नदी से मिल जाती है। आई होप आपके यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद व्यास नदी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट हम देख लेते हैं। व्यास नदी, व्यास नदी रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है तथा हरी के क्षेत्र में सतलज नदी से जाकर मिलती है। हरी के क्षेत्र में व्यास नदी तथा सतलज नदी के संगम पर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। व्यास नदी और सतलज नदी के संगम पर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की प्रमुख नहर है। इसका पुराना नाम क्या था? राजस्थान नहर। हमने आपको बताया था राजस्थान में सर्वाधिक लंबाई है किसकी? इंदिरा गांधी नहर की। और सबसे ज़्यादा पानी का उपयोग भी राजस्थान ही करता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप नोट कर सकते हैं। इंदिरा गांधी नहर का जो निर्माण है वो हरित क्रांति के दौरान किया गया था। ठीक है, हरित क्रांति कार्यक्रम के दौरान यह नहर बनी थी। इसके द्वारा भारत के पंजाब व राजस्थान राज्य को जल की प्राप्ति होती है। कुछ मात्रा में हरियाणा और यूपी को भी जल की प्राप्ति होती है। एक हमने आपको बताया था कि सतलज नदी
यहाँ सतलज नदी चेनाब नदी से मिलती है, कहाँ पर, बावलपुर में, और मिलने के बाद जिस नदी का निर्माण करती है उस नदी को नाम दिया गया है पंचनद। उसके बाद फिर ये सिंधु नदी से मिलती है, यानी कि ये जो पॉइंट है, ये जो एरिया है, इसे किस नाम से जाना जाता है, पंचनद। इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे अभी। इससे पहले जैसे हमने सभी नदियों के बारे में पढ़ा, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी और सतलज, ये सभी नदियाँ सिंधु जल तंत्र का निर्माण करती हैं। ये सभी नदियाँ सिंधु जल तंत्र का निर्माण करती हैं। और जब एक जल तंत्र का निर्माण करती है तो कौन सी नदी किस नदी से किस स्थान पर आकर मिलती है, कौन सी नदी पहले आकर मिलती है और कौन सी नदी बाद में मिलती है, ये सभी हम इस फिगर में देखेंगे। आप अपने हिसाब से ये फिगर बना सकते हैं, इससे आपको अच्छे तरीके से समझ आएगा। हम पहले इसी फिगर को डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखते हैं। ये केवल समझने के लिए बनाया गया है, एग्जैक्ट जो लोकेशन है वो इससे पहली फिगर जो है उसमें बनाया गया है, वो देख लेंगे बाद में। अभी पहले यहाँ से डिस्कस करते हैं। जैसे मानसरोवर झील है, मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी, और सिंधु नदी की जो सहायक नदी है शोक नदी, इसके दाएं तट से आकर मिलती है। इस पर जो किनारे शहर उपस्थित है, परियोजना है, वे सभी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर दोबारा डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं है। हम यहाँ पर केवल ये देखेंगे कि कौन सी नदी किस स्थान पर, कौन सी पहले स्थान पर, कौन सी बाद में सिंधु नदी से आकर मिलती है, सतलज से मिलती है या चेनाब से आकर मिलती है। देखते हैं। सिंधु नदी मानसरोवर झील से निकलने के बाद इसके किनारे जो शोक नदी लद्दाख में मिलती है, और लद्दाख के बाद भारत को क्रॉस करते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और उसके बाद अरब सागर में अपना डेल्टा बनाती है। इसके बाद शेषनाग झील से निकलती है झेलम नदी। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। इसकी जो सहायक नदी है वो है किशन गंगा, किशन गंगा, जो कि इसके दाएं तट से ही आकर मिलती है। और झेलम नदी भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने के बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है और फिर चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है। इसी तरह जो चेनाब नदी है, चेनाब नदी का जो निर्माण है वो चंद्र नदी और भागा नदी, इन दो नदियों से होता है। चंद्र नदी और भागा नदी, ये दोनों नदियाँ बारालाचा दर्रे में मिलती है और चेनाब नदी का निर्माण करती है। चेनाब नदी बावलपुर में सतलज नदी से जाकर मिल जाती है। इसके बाद रावी नदी, रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है। रोहतांग दर्रे से निकलने के बाद चेनाब नदी में जाकर मिल जाती है। जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ से, ये चेनाब नदी, चेनाब नदी में पहले कौन सी नदी आकर मिलती है, झेलम नदी, और उसके बाद कौन सी नदी मिलती है, रावी नदी। यानी कि अगर आपसे पूछता है कि चेनाब नदी से दाएं ओर से कौन सी नदी आकर मिलती है, झेलम, और बाएं ओर से कौन सी नदी मिलती है, रावी नदी। झेलम नदी और रावी नदी दोनों किसकी सहायक नदी है, चेनाब नदी की सहायक नदी है। ये यहाँ से यहाँ तक चेनाब नदी ही है। इसके बाद सतलज नदी कहाँ से निकलती है, राकसताल झील से निकलती है सतलज नदी, और यहाँ से निकलती है व्यासकुंड से व्यास नदी। ये दोनों नदी कहाँ पर आकर मिलती है, पंजाब के हरी के क्षेत्र में, जिस पर क्या बनाया गया है, हरी के बांध बनाया गया है, और इसी से निकलती है इंदिरा गांधी नहर। और हरी के बांध के बाद फिर ये नदी पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान में प्रवेश करने के बाद चेनाब और सतलज बावलपुर में आकर मिल जाते हैं। और चेनाब और सतलज के मिलने के बाद ये जिस नदी का निर्माण करते हैं उस नदी को कहते हैं पंचनद। यहाँ पर 5 नदियों का समूह, पंचनद मतलब 5 नदियों का समूह, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, 5 नदियाँ यानी कि पंचनद। ये जो एरिया है 45 किलोमीटर का एरिया है। अगर एग्जैक्ट तरीके से हम कहें कि जो सिंधु है, सिंधु की जो सहायक नदी है वो पंचनद नदी है, सतलज भी बोल देते हैं, लेकिन सिंधु की सहायक एग्जैक्ट जो नदी है वो है पंचनद नदी। आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा मैप में देख लेते हैं इसको और अच्छे तरीके से। इसकी लोकेशन यहाँ, ये मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी, लद्दाख को क्रॉस करते हुए इसमें शोक नदी आकर मिलती है लद्दाख में ही, और लद्दाख को क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और पाकिस्तान के बाद फिर अरब सागर में अपना डेल्टा बनाती है। इसके बाद हमने पढ़ा झेलम नदी। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है, और इसकी जो सहायक नदी है वो है किशन गंगा। शेषनाग झील से निकलती है और इसकी सहायक नदी है किशन गंगा। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाने के बाद कहाँ पर जाकर मिलती है, चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है। इसके बाद चेनाब नदी, चेनाब नदी कहाँ से निकलती है, चंद्र और भागा नदी बारालाचा दर्रे में मिलती है,
और मिलने के बाद चेनाब नदी का निर्माण करती है और हिमाचल प्रदेश के बाद कहाँ पर एंटर होती है, जम्मू कश्मीर में एंटर होती है और जम्मू कश्मीर के बाद फिर पाकिस्तान में प्रवेश करती है, जिसके दाएं ओर से झेलम नदी आकर मिलती है और बाएं ओर से फिर कौन सी नदी, रावी नदी आकर मिलती है। तो यहाँ से हमने देखा कि जो सिंधु नदी है वो केवल लद्दाख से प्रवाहित होती है, झेलम नदी केवल जम्मू कश्मीर से, चेनाब नदी हिमाचल और जम्मू कश्मीर से होकर जाती है। इसके बाद रावी नदी, रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है, हिमाचल और पंजाब को क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है और चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है, यानी कि चेनाब के बाएं ओर से रावी नदी चेनाब में मिल जाती है। इसके बाद सतलज नदी, सतलज नदी राकसताल झील से निकलती है, राक्षसताल झील भी बोलते हैं, और यहाँ पर भारत में जो एंट्री करती है, भारत के हिमाचल प्रदेश में सिपकिला दर्रे से प्रवेश करती है। सिपकिला दर्रे से प्रवेश करने के बाद गोविंद सागर जलाशय यहाँ पर उपस्थित है, गोविंद सागर जलाशय में प्रवेश करती है, जिस पर 2 बांध बनाए गए हैं, भाखड़ा नागल बांध और भाखड़ा और नागल बांध। भाखड़ा और नागल के बीच में 13 किलोमीटर की डिस्टेंस है, हमने आपको बताया था। इसके बाद ये नदी पंजाब में प्रवेश करती है और पंजाब के हरी के क्षेत्र में व्यास नदी और सतलज नदी मिलती हैं। हरी के क्षेत्र में ही जहाँ पर व्यास नदी और सतलज नदी मिलती हैं, यहाँ पर एक बांध बनाया गया है, हरी के बांध, हरी के बांध, जिससे नहर निकाली गई है, कौन सी, इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है, इसका पुराना नाम क्या है हमने आपको बताया था, राजस्थान नहर। इसके बाद सतलज नदी पंजाब को क्रॉस करने के बाद पाकिस्तान में प्रवेश करती है और बहावलपुर में चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है। बहावलपुर में चेनाब नदी से मिलने के बाद चेनाब नदी और सतलज नदी जब मिलती है, मिलने के बाद इसको नाम दिया गया है पंचनद, क्योंकि कहा जाता है कि 5 नदियों का समूह है। 5 नदी कौन कौन सी हमने आपको भी बताया था, सिंधु से अलग झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। रिपीट, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज, इन 5 नदियों का जो समूह है वो यहाँ पर बहावलपुर में क्या हो जाता है, एक हो जाता है, इसलिए इसे नाम दिया गया है पंचनद। और ये जो पंचनद का जो एरिया है या जो पंचनद की लंबाई है वो कितनी है, 45 किलोमीटर। 45 किलोमीटर हमने लिखा हुआ है, अभी आपको दिखा देंगे। पंचनद नदी सिंधु में मिलने के बाद सिंधु नदी जो अपना डेल्टा बनाती है वो कहाँ बनाती है, अरब सागर, अरब सागर में अपना डेल्टा बनाती है। आई होप आपके यहाँ तक समझ में आया होगा। इसके बाद पंचनद से रिलेटेड जो पॉइंट है वो हम आपको दिखा देते हैं, आप अपने नोट्स में मेंशन कर लेंगे। पंचनद नदी सतलज तथा चेनाब नदी बहावलपुर में मिलकर पंचनद नदी का निर्माण करती है, जिसकी लंबाई 45 किलोमीटर है, तथा फिर पंचनद नदी सिंधु नदी से मिलती है और सिंधु नदी अरब सागर में अपना डेल्टा बनाती है। जैसे इससे पहले हमने आपको फिगर दिखाई थी जहाँ पर हमने नदियों के बारे में, नदी सिंधु जलतंत्र नदी के बारे में हमने आपको समझाया था। यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने ध्यान दिया होगा, सिंध सागर दोआब, चाज दोआब, रेचना दोआब, वारी दोआब, विश्ता दोआब। यहाँ पर एक वर्ड आया दोआब, तो दोआब क्या होता है, दोआब क्या होता है, डेफिनेशन देख लेते हैं। 2 नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे दोआब बोलते हैं। 2 नदियों के बीच का क्षेत्र क्या कहलाता है, दोआब। बहुत इजी है, आसानी से आप समझ सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, सिंध सागर दोआब, सिंधु और झेलम नदी, सिंधु और झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे नाम दिया गया है सिंध सागर दोआब, सिंध सागर दोआब। इसी तरह झेलम और चेनाब नदी के बीच में जो क्षेत्र है उसे नाम दिया गया है चाज दोआब, झेलम और चेनाब। कैसे, जैसे आपको दिखाई दे रहा होगा, चेनाब नदी से लिया गया है, झेलम नदी से, इन्हीं दोनों से रिलेटेड नाम दिया इसको चाज दोआब। इसी तरह चेनाब और रावी नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे नाम दिया गया है रेचना दोआब, रे रावी नदी से लिया गया है रावी, और चेनाब चना चेनाब, ठीक है। इसी तरह वारी दोआब, व्यास नदी और रावी नदी, व्यास नदी और रावी नदी, इन दोनों नदियों के बीच का जो क्षेत्र है उसे नाम दिया हुआ है वारी दोआब। इसी तरह व्यास नदी और सतलज नदी, व्यास यानी कि वे, सता यानी कि सतलज, व्यास और सतलज नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसको नाम दिया गया है विश्ता दोआब। तो आपको अलग से दोआब के बारे में और परियोजनाओं के बारे में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। ये हमारा सिंधु जलतंत्र और इसकी जो भी सहायक नदियाँ थी, सिंधु नदी, झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी, सतलज और पंचनद,
इन सभी पॉइंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप इस क्लास के बाद आपको कभी भी सिंधु जल तंत्र के बारे में पढ़ने की कहीं से भी कोई भी आवश्यकता नहीं होगी। इससे अगली वीडियो में, इससे अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे गंगा जल तंत्र के बारे में और ब्रह्मपुत्र जल तंत्र के बारे में। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।